हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। लव इज़ नेवर डाई का नेक्स्ट पार्ट तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट तो कोई करता ही नहीं है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। फ़िलहाल प्लीज़ करो और शेयर करो अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। युवान को पिंजरे में बंद करने के बाद जब वांगजी देखता है कि उसका छोटा सा युवान पिंजरे में बंद हो चुका है, तो वांगजी एक स्पेल पढ़ के उस पिंजरे की तरफ वार करता है, बट वो पिंजरा हिलता भी नहीं है। जब युवान उस पिंजरे को हटाने जाता है ना अपनी पावर से, तब उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से युवान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांगजी वेन चाओ को बोलता है कि वेन चाओ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे तकलीफ़ हो रही है। देखो, युवान जैसे जैसे उस पिंजरे को टच कर रहा था, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था और युवान बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांगजी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था अपने बच्चे को इस ऐसी हालत में देखकर। वो भी रोने लगता है। लैन सिचैन के हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके पास आत्मिक शक्ति ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा। वेन चाओ उसे बोलता है कि ठीक है, मैं युवान को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनने के बाद वांगजी से बोलता है कि हाँ बताओ, तुम्हारा शर्त कौन सा है। ये सुनने के बाद ना वेन चाओ बोलता है कि वो मेरा शर्त ये है कि तुम मुझसे शादी करोगे और उस यन लोहे को मेरे हवाले कर दोगे, तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ सकता हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी से बोलता है कि हरगिज़ नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, तुम कुछ और क्यों नहीं मांगते। वेन चाओ को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में युवान के ऊपर वार करते हुए बोलता है कि अब देखो, और फिर वो युवान के ऊपर अपनी पावर से अटैक करता है, जिसकी वजह से युवान को फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वांगजी से बोलता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ तुम। इधर वेन चाओ नहीं रुक रहा था, वो कुछ भी कर रहा था, बेचारे युवान को इलेक्ट्रिक शॉक लगे ही जा रहा था। तभी वहाँ पर एक नीले रंग की रोशनी आकर उस पिंजरे में लगता है, और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक शॉक लगना बंद हो जाता है। बट वो पिंजरा नहीं टूटता, ना ही युवान आज़ाद होता है। और तभी वहाँ पर एक क्यूट सा छोटा सा बच्चा आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को चोट पहुँचाने की। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि आयु, तुम आ गए मेरे दोस्त। ये सुनने के बाद वांगजी आयु की तरफ देखता है, जिसने वाइट कलर के रोब्स पहने हुए थे, उसके हाथ में वाइट कलर्स के तलवार थे। उसे देखकर वांगजी को लगा जैसे कि वो खुद है, ये मतलब कि इसे देखकर लग रहा था कि वो वांगजी है। वांगजी युवान की तरफ देखता है तो युवान उसे बोलता है कि मॉम, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जंगल में एक दोस्त बनाया है, और ये है मेरा दोस्त, इसका नाम आयु है। ये सुनने के बाद वो आयु की तरफ अच्छे से देखने लगा। तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि अरे बाप रे, तुम्हारे इतने सारे रिश्तेदार निकल रहे हैं, अब तो तुम्हारा दोस्त भी आ गया तुम्हें बचाने के लिए, अच्छा होगा। बट एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोगों की मौत तय है। अगर हांग वनजुन ने मुझसे शादी ना करके, उस इयान लोहे को मेरे हवाले ना करके, अगर उसने अपनी खुद मर्जी चलाई, तो युवान और ये तुम्हारा दोस्त का नाम क्या था, आयु, उसका भी मौत हो जाएगा। ये सुनने के बाद आयु वेन चाओ के ऊपर अपने पावर से अटैक करता है। वेन चाओ के साथ उसकी लगातार लड़ाई चलती है। एक 6 साल के बच्चे जिसके पास इतना पावर है, ये सब देख कर तो वेन चाओ भी हैरान था। एक 6 साल का बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसकी जादुई उल्लू की मदद से वो आयु के ऊपर हमला करता है। आयु उस हमले से बचते हुए वेन चाओ के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। वेन चाओ उसे बोलता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत पावरफुल हो, कौन हो तुम। ये सुनने के बाद आयु अपनी तलवार को साइड करते हुए बोलता है कि उससे तुम्हें क्या, लड़ो मुझसे, बुज़दिल कहीं के। ये सुनने के बाद वेन चाओ बोलता है कि तुम्हारी ज़ुबान भी बहुत तेज़ चलता है। आयु बोलता है कि और नहीं तो क्या, जादुई उल्लू की मदद से क्या लड़े हो, लड़ना है तो आमने सामने लड़ो ना। ये सुनने के बाद वेन चाओ उसे बोलता है कि तुम जैसे 2 फुटिया के लड़के मुझे चुनौती दे रहा है। ये सुनने के बाद आयु बोलता है कि हाँ बिल्कुल। आयु ये बोल रहा था, तभी एक रेड कलर की रस्सी आकर आयु के ऊपर उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लेता है और आयु ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। तभी युवान चिल्लाते हुए बोलता है कि आयु नहीं, और वेन चाओ उसे बोलता है कि अरे वाह, तुम भी मेरी बातों में उलझ गए। ये सुनने के बाद आयु उसे बोलता है कि बुज़दिल कहीं के, आमने सामने लड़ना, ऐसे छुपकर बाहर क्यों कर रहा है। ये बोलने के बाद आयु अपने हाथ और पैर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है। युवान बोलता है कि वेन चाओ के बच्चे, मेरे दोस्त को छोड़ दे। और तभी वेन चाओ बोलता है कि छोटे छोटे बच्चे,
हाँ अंजुन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे लिए ये छोटे छोटे बच्चे अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। क्या बात है, होते कौन हो तुम हांग अंजुन की? ये सुनने के बाद वांग जी रोते हुए नीचे बैठ जाता है। वो आयु को देखते हुए बोलता है कि कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनने के बाद आयु वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि मॉम। ये सुनने के बाद वांग जी रोते हुए बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने? ये सुनने के बाद आयु बोलता है कि मॉम, वो सब अभी बताने का टाइम नहीं है, छोड़ दे मुझे। वेन चाओ, अगर मेरे पापा को पता चला ना तो तेरी जान ले लेंगे वो। वेन चाओ हंसने लगता है, जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे लैंड मैंसन में गूंज रही थी। वो धीरे धीरे से चलते हुए लानवांग जी के पास जाते हुए बोलता है कि देखो इन बच्चों को, ये तो तुम्हारे लिए जान देने के लिए भी तैयार है। क्या तुम इनको बचाने के लिए मुझसे शादी और उस यान लोहे को नहीं दे सकते हो? तुम तो बहुत मतलबी इंसान हो हांग अंजुन। ये सुनने के बाद वांग जी अपनी रोते हुए आंखों को लेकर वेन चाओ की तरफ देखता है। वेन चाओ को बोलता है कि हरगिज नहीं, मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं। ये सुनने के बाद वेन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वांग जी की बालों को पकड़ते हुए उठाते हुए बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ज़बान लड़ाएगी? मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। आज तुम्हारी और मेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे ये दो बच्चे भी नहीं। ये तो पता नहीं कौन है, और ये तुम्हारा बच्चा युवान, ये तो मेरे कब्ज़े में है ना, तुम्हें कौन बचाएगा? और तभी वहाँ पर लैंस चैन अपनी तलवार को लेकर वेन चाओ के करीब आता है। वेन चाओ अपने बाएं हाथ से एक स्पेल पढ़ता है। पढ़ने के बाद लैंस चैन के ऊपर अटैक कर दिया और लैंस चैन उस स्पेल की जो पावर था उससे टकरा जाता है और दीवार पे जाकर लग जाता है, मतलब कि टकरा जाता है। वांग जी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और वांग जी को उसके हाथों में, उसके फिंगर पर उसी अंगूठी को दिखाई देता है जो अंगूठी उसने विंग से लिया था, मतलब कि विंग ने उसे दिया था वो अंगूठी। वो अंगूठी को बार बार घिसने लगता है, अपने मन में बोलता है कि विंग कहाँ हो तुम? विंग, विंग, तुम्हारे बच्चे खतरे में है, विंग कहाँ हो तुम? बट कोई जवाब नहीं आ रहा था। बहुत टाइम तक वांग जी घसता है और बहुत टाइम तक विंग के नाम लेता है, बट विंग का कोई अता पता ही नहीं था। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि बाथ टब में नहा रहा था। वो बाथ टब में नहा रहा था और उसकी अंगूठी, उसके रोप सारे टेबल के ऊपर रखे हुए थे और उसकी अंगूठी लगातार साइन कर रही थी। वो रेड कलर की हो गई थी और उसका जो ओमेगा मार्क था उसकी नेक के पास वो भी चमक रहा था। बट पानी में होने की वजह से विंग को एहसास नहीं होता है कि उसका ओमेगा मार्क चमक रहा है। ज़रूर वांग जी मुसीबत में होगा। विंग नहा रहा था। इधर विंग जब नहाकर उठता है और अपनी रोप्स की तरफ देखता है, वो देखता है कि उसकी अंगूठी बहुत ज़्यादा चमक रहा है और वो रेड कलर का हो चुका है। ये देखने के बाद विंग समझ गया ज़रूर वांग जी खतरे में है और फिर वो अपने नेक के पास हाथ ले जाकर देखता है। वो देखता है कि उसका जो ओमेगा मार्क वांग जी ने उसे दिया था, सॉरी वांग जी ने विंग को दिया था, वो मार्क भी चमक रहा है। विंग को समझ में आ चुका था कि ज़रूर वांग जी खतरे में है बहुत ज़्यादा, इसीलिए विंग जल्दी से अपने रोप्स को पहन लेता है। इधर हमें लैंड मैंसन को दिखाया जाता है जहाँ पर वेन चाओ ने वांग जी को वेडिंग ड्रेस पहनाने के लिए भेज दिया था और कुछ डिसिपल्स जाकर, मतलब कि लड़की डिसिपल्स जाकर उन्हें वेडिंग ड्रेस पहनाकर वेन चाओ के सामने लाया जाता है। लैंस चैन को ना एक बड़े से खम्भे से बांध दिया गया था रस्सी से, और लान वांग जी की वेडिंग ड्रेस उसे पहनाने के बाद जब वेन चाओ के सामने लान वांग जी को लाया जाता है तब वेन चाओ बोलता है कि अच्छा, बहुत अच्छा लग रहे हो तुम, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, अब तुम मेरे रानी बन के रहोगे। ये बोलने के बाद ना वेन चाओ वांग जी की बालों को टच करने जाता है। वांग जी उससे दूर हो जाता है। वेन चाओ उसे बोलता है कि मुझसे दूर मत जाओ, अब तो तुम मेरी रानी बनने वाले हो ना, और ये बोलकर वो वांग जी की निक को पकड़ लेता है। तभी आयु और युवान बोलता है कि बदमाश इंसान, छोड़ दे मेरी मॉम को, अगर मेरे डैड को पता चला ना तो तेरी खैर नहीं। और तभी वेन चाओ जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि कहाँ है तुम्हारा डैड? तुम्हारा तो डैड ही नहीं है, तो तुम्हारा डैड कहाँ से आएगा? और ये बोलने के बाद वो वांग जी की फेस को कस के पकड़ लेता है और उसे किस करने जा रहा था ताकि उन दोनों की शादी हो जाए। तभी आयु और युवान बोलते कि छोड़ दे कमीने कहीं के, अभी मेरे डैड आएगा ना तो
तो तेरी जान निकाल लेगा। ये सुनने के बाद वेनचाओ उन दोनों बच्चे के ऊपर एक स्पेल पड़ता है और फिर से उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। बोलता है कि चुप रहो, कहाँ है तुम्हारा डैड, कहाँ है, बोलो कहाँ है। और तभी एक ब्लैक कलर की धुआं, मतलब कि डिमोनिक पावर की जो धुआं होती है ना, वैसा धुआं आकर वेनचाओ के ऊपर लगता है। वेनचाओ जाकर एक दीवार से टकरा जाता है और वो दीवार चकनाचूर हो जाता है। और वेनचाओ ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर से एक आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ। और ये बोलने के बाद एक ब्लैक कलर का रोब्स पहनकर एक पर्सन नीचे आता है, जिसके हाथ में एक ब्लैक कलर की बांसुरी थी। और वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लंजा के ऊपर हाथ लगाने की, वो सिर्फ मेरी ओमेगा है और मैंने उसे मार किया है। ये सुनने के बाद वेनचाओ उसे बोलता है कि ओह वाह, आखिर तुम आमने सामने आ ही गए विवुशियन, 6 साल बाद तुमसे फिर से मुलाकात हो गई। ये सुनने के बाद विवुशियन हंसते हुए बोलता है कि तू खुश हो रहा है, अपने मौत को अपने सामने देखकर खुश हो रहा है, अब तो तुझे सज़ा देनी चाहिए। ये सुनने के बाद वेनचाओ उसे बोलता है कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, अभी मेरा टाइम है। और फिर वो सीटी बजाता है और जादुई उल्लू उनके सामने आता है और जादुई उल्लू को वेनचाओ आदेश देता है, जाओ मारो उसे। तभी विंग अपने बाएं हाथ को ऐसे मुट्ठी में बंद करता है और उसका जादुई उल्लू वहीं पर ही मर जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर वेनचाओ डर जाता है। फिर तभी विंग वेनचाओ को इतना मारता है अपनी पावर से, मतलब कि उसकी डेमोनिक पावर से वेनचाओ को मार मार के बड़ा भरता बना देता है उसका। वेनचाओ लास्ट में ज़मीन के नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद वो एक गहरी सांस छोड़ता है और वहाँ की धूल हट गई। तभी विंग अपनी पावर से उस पिंजरे को हटा देता है और उस डोर को भी काट दिया जिससे आयु बंधा हुआ था। आयु बोलता है कि पापा अब आ गए। इवान उठकर अपने रोप्स को झाड़ने लगता है और वो विंग की तरफ देखता है। वेनचाओ एक बार और उठने जाता है और फिर वो धड़ाम से ज़मीन में गिर गया और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वांगजी रोते हुए विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग आयु को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने मुझे बिना बताकर यहाँ पर क्यों आ गए। आयु बोलता है कि जब इस अंगूठी को मैंने देखा, मैंने जो पहना हुआ है, तो मैंने देखा कि इसका कलर बदल गया है और ये लाल हो चुका है। तो मुझे लगा कि युवान ज़रूर कुछ किसी मुसीबत में होगा, क्योंकि युवान के पास भी तो आपकी दी हुई अंगूठी है ना, तो मुझे लगा ज़रूर वो कोई मुसीबत में है, इसीलिए मैं आपको कुछ बता नहीं पाया। और आप घर में थे और मैं बाहर जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए मैं जल्दबाजी में लैंड मेंशन में आ चुका। मुझे माफ़ कर दीजिए डैड। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें दोबारा ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तुम मुझे बताओगे उसके बाद कुछ करोगे। ये सुनने के बाद ना आयु बोलता है कि आपने तो हीरो जैसी एंट्री मारी और मेरे मॉम को बचा लिया। जब युवान ये बात सुनता है ना कि मेरे मॉम को बचा लिया, ये सुनने के बाद युवान अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या। वांगजी अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो अपनी आंखें को कस के बंद करता है और युवान को बोलता है कि हाँ। उसकी गालों से आंसू बहते हुए नीचे गिरता है। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि क्या वो मेरे डैड है और ये मेरा भाई है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि हाँ, वो तुम्हारे डैड हैं। ये सुनने के बाद युवान सुपर हैप्पी हो जाता है और वो जाकर अपने डैड को हग करते हुए बोलता है कि पापा, अब इतने दिन तक मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरे पापा हो। मैंने आपसे कितनी बार मिलने गया था, आपके घर गया था, फिर भी आपने नहीं बताया कि आप मेरे पापा हो। और आयु, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे भाई हो। ये सुनने के बाद आयु बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, दरअसल मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तब पापा और मम्मी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। आई एम सॉरी युवान, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि कोई बात नहीं, और फिर वो अपने भाई को कस के गले लगा लेता है। वांगजी रोए जा रहा था। वांगजी विंग को पूछता है कि ये सब क्या है विंग, क्या आयु। और तभी विंग अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि हाँ, आयु और युवान ट्विंस है। जिस दिन तुमने बेबी बर्थ दिया था उस दिन तुम्हारा ट्विंस बेबी हुआ था। मैं उस दिन तुम्हारे पास मौजूद था। मैंने देखा कि तुमने ट्विंस बेबी का बर्थ दिया है। तुम अकेले थे इस कबीले में, ना ही लैंस चैन अपने होश में था और ना ही तुम्हारा अंकल था, और मुझे उस वेनचाओ के ऊपर कोई भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बच्चे को अपने पास रख लूँ, ताकि तुम्हें एक बच्चे की परवरिश करने में आसानी हो। तुम दो दो बच्चे को कैसे संभालते, इसीलिए मुझे लगा क्यों ना मैं आयु को लेकर चला जाऊँ तुम्हारे पास से। मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो।
बट मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मुझे लगा कि तुम कबीले संभालोगे, अपने भाई को संभालोगे या फिर बच्चे को, और मैं तुम्हें और मुसीबत में डाल रहा हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ था ना। ये सुनने के बाद वांग जी की आंखों में लगातार आंसू बहते ही जा रहे थे। वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। विंग उसे बोलता है कि दरअसल ये दोनों अलग दिखते हैं। युवान बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, बट आयु बिल्कुल तुम्हारे जैसा। इसीलिए मैं आयु को अपने पास रख लिया ताकि मुझे तुम्हारा एहसास हो, और मैंने अपने शकल को तुम्हारे पास छोड़ दिया ताकि तुम्हें मेरी कमी महसूस ना हो। ये सुनकर वांग जी रोने लगता है। ज़ोर ज़ोर से रोते हुए वो आयु को अपने गले लगा लिया। आयु को अपने बाहों में लेकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। युवान भी अपने मॉम को कस के हग कर लेता है। इधर वेन झाओ हिलने लगता है और फिर वो उठता है। उठने के बाद वो अपनी तलवार को उठाता है। उसे ऐसे हिलते हुए लैन सिचैन ने देख लिया था। वो अपनी तलवार को लेकर विंग की तरफ बढ़ने लगता है। इधर वांग जी और युवान आयु तीनों ही खोए हुए थे। तीनों ही एक दूसरे को हग करके रो रहे थे। वो तीनों ही अपने माँ बेटे सब लोग रो रहे थे। विंग भी उन दोनों को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। विंग के पीछे वेन झाओ चुपचाप अपनी तलवार लेकर आगे आ रहा था ताकि वो विंग को मार सके। वेन झाओ विंग के ऊपर हमला करने जा रहा था कि तभी एक तलवार की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनने के बाद विंग पीछे मुड़ता है और फिर वो देखता है कि लैन सिचैन अपनी तलवार से वेन झाओ की गर्दन को पूरा अपने धड़ से अलग कर दिया है। उसकी मुंडी को पूरा काट दिया है और उसका सिर जाकर बिल्कुल विंग के पैरों के ऊपर गिरता है, पैरों के पास गिरता है सामने। ये देखकर युवान और आयु दोनों ही हैरान थे। वांग जी अपने दोनों हाथों से उन दोनों की आंखों के ऊपर कवर कर लेता है अपने दोनों हाथों से। युवान और आयु अपने मॉम को फिर से हग कर लेता है। वांग जी फिर से रोने लगता है। लैन सिचैन अपने डिसिपल्स को आज़ाद करते हैं जहाँ पर वेन झाओ ने उसके डिसिपल्स को बंद करके रखा था। फिर वो वेन झाओ की लाश को वहाँ से ले जाते हैं और वेन कबीला भेजने के लिए बोल देते हैं। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि आयु को बोल रहा था, आयु अब तुम्हारी मॉम तुम्हें मिल गई है ना। तुमने हमेशा मुझसे कहा था कि कब तुम अपने मॉम के पास जाओगे, कब तुम अपने मॉम के पास जाओगे, और देखो आज तुम अपने मॉम के पास हो, इसीलिए अब तुम अपने मॉम के पास जा सकते हो। ये सुनने के बाद आयु विंग को बोलता है कि और आप। विंग अपने सिर को ना में हिलाता है। आयु अपने मॉम की तरफ देखता है। युवान भी विंग की तरफ देख रहा था। युवान बोलता है कि पापा क्या आप हमारे साथ नहीं रहोगे। ये विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी रो रहा था। वांग जी कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। आयु और युवान वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि मॉम डैड यहाँ से जा रहे हैं, क्या आप डैड को नहीं रोकोगे। विंग युवान की फॉरहेड पर किस करता है और आयु की फॉरहेड पर किस करते हुए बोलता है कि गुड बाय, अलविदा, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। ये बोलने के बाद विंग छत के ऊपर उड़कर उठने के बाद वो लैन सिचैन को बोलता है कि भैया चलता हूँ। ये सुनने के बाद युवान और आयु रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ डैड मत जाओ ना। मॉम प्लीज़ डैड को रोको ना, पापा हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या आप पापा को नहीं रोकोगे, अभी भी नहीं रोकोगे, प्लीज़ रोको ना मॉम। वांग जी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो सिर्फ रोए जा रहा था। तभी युवान और आयु लैन सिचैन के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि मामा प्लीज़ आप पापा को रोकिए ना। तभी लैन सिचैन उसे बोलता है कि उसे मैं नहीं रोक सकता, उसे सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है। और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपने भाई की तरफ अपनी रोते हुए आंखों से देख रहा था। विंग उन सबको अलविदा बोलने के बाद वहाँ से चला गया। ये देखकर युवान और आयु रोने लगता है। वो रोते हुए बोलता है कि मॉम अपने पापा को क्यों नहीं रोका, अपने पापा को ऐसे जाने क्यों दिया, क्या वो हमसे मिलने कभी नहीं आएंगे, उन्होंने हमें अलविदा बोलकर यहाँ से क्यों चले गए, आपने क्यों नहीं रोका मॉम, बताओ ना। और फिर वो वांग जी को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है। वांग जी उन दोनों को रोते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम्हारे पापा कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे पापा वापस ज़रूर आएंगे। ये सुनने के बाद आयु और युवान अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है कि कौन लाएगा उन्हें। ये सुनने के बाद वांग जी उसे बोलता है कि मैं। और फिर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि वो मुझसे नाराज़ है और मुझसे नाराज़ होकर वो यहाँ से चला गया।
क्योंकि मैंने उसे एक बार भी रुकने के लिए नहीं बोला। वो चाहता है कि मैं उसे रुकने के लिए बोलूँ और मुझे उसे रुकने के लिए बोलना चाहिए, इसीलिए मैं जाऊँगा उसे वापस लाने के लिए। ये बोलने के बाद वांग जी उन दोनों बच्चे की फ़ोrehead के ऊपर किस करते हुए बोलता है कि तुम दोनों जाओ, आराम करो, मैं तुम्हारे पापा को वापस लाऊँगा। फिर वांग जी विंग को वापस लाने के लिए लैंड मैंशन से निकल जाता है। ट्री हाउस के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अपने कपड़े को धोकर सुखाने के लिए दे रहा था। वहाँ पर वांग जी की रोप्स भी थे जिसमें खून लगा था। तभी पीछे से कोई बोलता है विंग, और ये सुनने के बाद विंग स्माइल करता है। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।